हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने एडोलसेंट की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। आज उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में एडोलसेंट की ये कह रहे हैं कि इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ी सी फिजिकल डेवलपमेंट से लेस विजिबल होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉग्निटिवली काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके होते हैं। बट वो थोड़ा सा हमें समझ में कम आती है, क्योंकि इनका रिएक्शन कभी कभार बच्चों की तरह होता है, कभी बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें लगता है कि शायद इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी और इतनी समझ अभी आई नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कॉग्निटिवली भी काफ़ी डेवलप हो चुके होते हैं एडोलसेंट्स। तो मेजर चेंज आ जाता है इनकी थिंकिंग में। जिस तरीके से ये अपने बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से बचपन में, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है इनकी थिंकिंग अभी तक। पियाजे की जो स्टेजेस थी उसमें से ये कौन सी स्टेज है? ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने इस स्टेज को फॉर्मल ऑपरेशनल बोला था, जो एडोलेसेंट एज होती है। और उन्होंने ये बोला था कि इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें हाई स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल जो एजुकेशन होती है, हाई स्कूल, वो बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पॉसिबल हो पाएगी, जो इससे पहले वाली एजेस में नहीं थी। इससे पहले वाली एजेस में हमने पढ़ा था, पियाजे की जब पढ़ रहे थे, कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, इमेजिनेटिव होती है, फिर लॉजिकल हो जाती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, कॉन्क्रीट तक ही रह जाती है। लेकिन जब हम एडोलेसेंट में आते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट भी सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हम हाइपोथेटिकली भी सोच लेते हैं, वो चीज़ें भी सोच लेते हैं जो हमने कभी देखी ना हो। बहुत सारी इमेजिनेशंस कर सकते हैं जो कभी सुनी भी ना हो, और रियलिस्टिक भी हो सकती है वो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इस स्टेज पे। और उसका रीज़न ये भी है कि हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब जो है ना, वो डेवलप हो जाते हैं, जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, समझने के लिए, डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब, जो फ्रंट वाला पार्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इस एज में काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। टीनेजर्स बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकली सोचते हैं हर सिचुएशन के बारे में। हाइपोथेटिकली मतलब कि वो बहुत सारे पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके। प्लस एक थिंकिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आइडियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब सही या गलत के बारे में। वो सोचते हैं कि हर चीज़ आइडियल होनी चाहिए, उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। हर सिचुएशन, हर पर्सन एकदम आइडियल होना चाहिए। उनको किसी चीज़ में कमियां पसंद नहीं होती है। तो उनके लिए आइडियलिस्टिक वर्ल्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि सारे उसमें अच्छे लोग होने चाहिए, सारे भले लोग होने चाहिए, कोई उसमें क्राइम नहीं होना चाहिए। एक आइडियल वर्ल्ड टाइप की सिचुएशन या आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है काफ़ी ज़्यादा एडोलेसेंट्स में। और उनको ये लगता है कि अगर लोग हमारी बात सुनेंगे तो वो सब एक आइडियल वर्ल्ड अचीव कर सकते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग सबसे ज़्यादा आइडियल है। और अगर हमारी बात सुनेंगे सब लोग तो वो हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम अपने ऊपर थोड़ा बहुत ईगो सेंट्रिज्म कहीं ना कहीं अभी भी होता है, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझते हैं, हमेशा सही समझते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट के सारे जो एडोलेसेंट्स हैं वो इक्वली स्टेज पे जो है, ये कह रहे हैं कि ऑल एडोलेसेंट्स हैव रीच्ड द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, बट नॉट ऑल एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स यूज देयर फॉर्मल ऑपरेशन थॉट प्रोसेस। सब लोग इस स्टेज पे आने के बाद भी अपने थॉट प्रोसेस को इतने अच्छे से यूज नहीं करते हैं। आपको काफ़ी सारे एडोलेसेंट ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, या बहुत ऐसे लगता है कि मेच्योरिटी नहीं आई है इनके अंदर, या नॉलेज नहीं आई है। तो लेकिन डेवलपमेंट सबके अंदर होती है, लेकिन हर कोई उसको अच्छे से यूज़ नहीं करता है, अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को। और इसमें यह भी है कि अ मोर फॉर्मल एजुकेशनल प्रोसेस और डिमांडिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस हेल्प एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट बिकम स्किल टूल यूजर। जिसकी जितनी अच्छी फॉर्मल एजुकेशन होगी, या फिर जिसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस जितने ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी ये स्टेज ज़्यादा बेटर होगी, उतना ज़्यादा वो अपने आप की अपने स्किल को यूज़ करना सीख जाएंगे, अपने फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट प्रोसेस को यूज़ करना सीखेंगे। एक तो ये होना चाहिए कि उसकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज उसकी लाइफ काफ़ी डिमांडिंग होनी चाहिए, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ही अपने आप को स्किल्स, अपने अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा हॉर्न करना पड़े, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े। तो दो सिचुएशंस में, या तो एजुकेशन बहुत अच्छी है या लाइफ बहुत डिमांडिंग रही है, दोनों ही केस में वो अपने फॉर्मल ऑपरेशन थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है कि
Although headed into an adult style of thinking, adolescents are not yet completely free of egocentric thought. तो वही मैं आपको बोल रही थी कि चाहे वो एडल्ट की तरह सोचने लग जाए, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ईगोसेंट्रिक थॉट तो रहता ही है. और वो ईगोसेंट्रिक थॉट हमें दो तरीके से नज़र आता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. सो ईगोसेंट्रिक थॉट, एक तो वो ये है कि वो लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, टूवर्ड इनवर्ड, टर्निंग इनवर्ड. लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप से, अपने थॉट से बहुत बातें करते हैं. अपने आप कुछ ना कुछ सोचते रहना, अपने आप से बात करते रहना, अपने मन में कुछ ना कुछ अपने मतलब खुद के अंदर ही कुछ ना कुछ डिस्कशन उनकी चलती रहती है अपने आप से, जिसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं. और नहीं लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली में सही सोच रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोच रहे हैं. और सबको ये चीज़ लगती है कि उनका जो सोचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस होती है, अपने आप को वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और ईगोसेंट्रिक होते हैं. तो वो हमें किन दो चीज़ों से नज़र आता है, एक तो पर्सनल फेबल से नज़र आता है. पर्सनल फेबल एक एडोलसेंट में एक टेंडेंसी होती है. वो सारे ये सोचते हैं कि हम बहुत यूनिक हैं, हमें कोई कभी कोई हार्म नहीं हो सकता, हमारे साथ कोई नुकसान नहीं हो सकता. तभी आपने देखा है ना कि वो कितने डेंजरस रिस्की सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी. जैसे बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं, या ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये सारी ऐसी रिस्की बिहेवियर क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पर्सनल फेबल होता है कि हम बहुत यूनिक है, हमारे को कभी नुकसान नहीं होगा किसी चीज़ से. दूसरे तरीके से दिखती है ईगोसेंट्रिज्म इमेजिनरी ऑडियंस से. इमेजिनरी ऑडियंस से कैसे दिखती है? क्योंकि उनको बार बार ये फील होता है कि उनको लोग देख रहे हैं. वो इमेजिनरी ऑडियंस उनको लगती है कि अगर ज़रा सा भी उनके कपड़ों में कोई थोड़ा सा कहीं पे भी कुछ गंदा होगा, कुछ होगा, तो उनको लगेगा सब लोग हमें देख रहे हैं, उनको दिख जाएगा. और कहीं पे भी जैसे कहीं जाना होगा तो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार होके, प्रिपेयर होके जाएंगे और कॉन्शियस होंगे बहुत ज़्यादा. क्योंकि एक उनके माइंड में चलती रहती कॉन्सेप्ट कि सब हमें ही देख रहे हैं, हम यहाँ पे स्टार हैं और सब हम लोगों को देख रहे हैं. तो इन दो चीज़ों से ईगोसेंट्रिज्म बहुत नज़र आता है एडोलसेंट्स के अंदर. पर्सनल फेबल में कह रहे हैं एडोलसेंट स्पेंड मच ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में सोचते रहते हैं ज़्यादातर वो. और उन्हें लगता है कि हमारे थॉट्स फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये फीलिंग भी इन सब में होती है एडोलसेंट्स में. यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड मी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू. मतलब सपोज अगर किसी के व्यूज़ उनके व्यूज़ से नहीं मिलते हैं, तो वो उनका एक ही जवाब होता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, इसलिए आप मुझे समझ नहीं सकते, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है. और पर्सनल फेबल की वजह से वो डेंजरस चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में. ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें उनको चोट लग सकती है, उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है. और अनवांटेड प्रेगनेंसी, इस टाइप की चीज़ें हो जाती है, क्योंकि उनको पर्सनल फेबल में ये लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत यूनिक है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा. तो ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग या फिर ड्रग यूज़, ये सब चीज़ों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये पर्सनल फेबल वाली टेंडेंसी होती है. ईगोसेंट्रिज्म का पार्ट है ये. दूसरा मैंने बोला कि इमेजिनरी ऑडियंस वाला भी इनके अंदर एक वो होता है कॉन्सेप्ट कि एवरीवन इज़ लुकिंग एट देम, सब उन्हीं को देख रहे हैं इन्हें लगता है. तो इनको एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इनको अपनी बॉडी जो है, अपने आप को स्लिम ट्रिम, गर्ल्स को जैसे होता है कि अपने आप को स्लिम रखना, बॉयज़ को होता है कि अपनी बॉडी बिल्ड मेंटेन करना. क्यों इतना ज़रूरी लगता है? क्योंकि अपने आप को एक स्टार की तरह समझते हैं और सबको इन्हें देख रहे हैं, हर कोई इन्हें नोटिस कर रहा है, इन्हें ये लगता है. ये इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने डिस्कस किया है कि इनके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है और थोड़ा सा ये अपने ही थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. फिर इनकी मॉरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है? मतलब सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इनके अंदर, क्योंकि एक तो ये आइडियलिस्टिक थिंकिंग वाले लोग हैं, इनको राइट और रॉन्ग एकदम क्लियर चाहिए, ग्रे एरिया बिल्कुल नहीं चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में कुछ जो राइट है वो राइट है और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है. तो इसके ऊपर लॉरेंस कोलबर्ग ने एक स्टडी करी थी कि बचपन से लेके बड़े होने तक कैसे कैसे हमारी मॉरलिटी में चेंजेस आते हैं. मतलब एक बच्चे के लिए मॉरल वैल्यूज़ किस तरह की है, वो सही और गलत किसे कहेगा, और एक जब एडोलसेंट होगा तो वो सही गलत किस चीज़ को कहेगा, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए सही गलत बदल कैसे जाता है. तो उस चीज़ के ऊपर कोलबर्ग ने बहुत ही एक अच्छे से स्टेजेस बताई हुए हैं कि हम मोरालिटी की अलग अलग स्टेजेस से पास करते हैं. और वो 3 लेवल में उनको डिवाइड किया हुआ है स्टेजेस को, जिसमें हमने राइट और रॉन्ग का बिहेवियर चेक करने के लिए. और उन्होंने क्या किया था, जैसे अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों के ऊपर ये स्टडी की थी, छोटे बच्चों पे की, एडोलसेंट्स पे की, एडल्ट पे की.
और उनको ये कहानी सुनाते थे जिसमें मॉरल डिलेमा होता था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पूछते थे, कुछ ऐसी कहानी सुनाते थे जिसमें जो मेन पर्सन है उसको सही या गलत में से एक चुनना होता था। तो फिर वो अपने पार्टिसिपेंट से पूछते थे, आप बताओ उसको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से स्टोरी सुनाते थे, फिर उनसे आगे क्वेश्चंस पूछते थे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यही कहानी आपको ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगी। ये कहानी है एक पर्सन की जिसका नाम था हाइंस। तो इन्होंने क्या किया, ये स्टोरी सुनाई अपने पार्टिसिपेंट्स को कि एक यूरोप में एक वुमेन थी जिसको कोई डिसीज था, ठीक है। वो वुमेन यूरोप में रहती थी और वो मर रही थी क्योंकि उसको कोई रेयर डिसीज था, बहुत डेंजरस डिसीज था, और उसको ठीक करने के लिए उसको एक दवाई चाहिए थी, ड्रग मतलब मेडिसिन, जो एक लोकल ड्रगिस्ट केमिस्ट के पास था, उसने ही डिस्कवर किया था। और वो ड्रगिस्ट जो था ना, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था लोगों से वो दवाई देने के लिए, बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो अब वो क्या था, हाइंस कौन था, हाइंस उस वुमेन का हस्बैंड था। तो हस्बैंड ने देखा कि उसकी वाइफ को वो उस केमिस्ट के वो जो ड्रग है, वो जो मेडिसिन है उसकी ज़रूरत है। तो वो उसके पास गया, केमिस्ट के पास, और बोला कि मुझे वो दवाई चाहिए, तो आप मुझे वो दवाई दे दो। तो ऑब्वियसली वो बहुत महंगी दवाई थी, हाइंस उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हाइंस ने उसको कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करके, अपने रिलेटिव से या किसी भी तरीके से पैसे कहीं से उसने बोरो किए, लेकिन वो आधे ही पैसे ला पाया, पूरे पैसे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था, इतना बड़ा अमाउंट वो इकट्ठा नहीं कर पाया हाइंस। तो उससे उसके पास आधा ही पैसा जमा हुआ। तो फिर वो केमिस्ट के पास गया, उसने बोला कि अभी मेरी वाइफ जो है वो मर जाएगी, इससे पहले आप मुझे वो दवाई दे दो, आधे पैसे रख लो, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, उसका इलाज एक बार हो जाए मेरी वाइफ का, जब वो ठीक हो जाएगी मैं आपको बाकी पैसे किसी ना किसी तरीके से कमा के दे दूंगा। तो हाइंस ने उसको केमिस्ट को ऐसा बोला, बट वो ड्रगिस्ट ने साफ मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला कि ये ड्रग जो है, ये दवाई मैंने डिस्कवर करी है और मैं इससे खूब पैसे बनाने वाला हूँ आगे जाके, तो मैं तुमको ये आधे पैसे में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो अब जो है लेटर हाइंस ने क्या किया, एक तरफ उसकी वाइफ मरने वाली है, दूसरी तरफ उसके पास पैसे नहीं है मेडिसिन लेने के लिए, और वो केमिस्ट है वो उसको दे नहीं रहा है, आधे पैसे में भी, उधार में भी नहीं दे रहा है। हाइंस ब्रोक इनटू द ड्रग स्टोर टू स्टील द ड्रग। उसने क्या किया, रात में जब वो केमिस्ट वहां से गया बंद करके स्टोर, तो रात को उसने उसको तोड़ के अंदर जाके वहां से ड्रग चुरा लिया हाइंस ने। तो अब क्वेश्चन ये है, शुड हाइंस हैव डन दैट, क्या हाइंस को ये करना चाहिए, वाई और क्यों। तो ये एक स्टोरी ऐसी कोलबर्ग ने बताई अपने पार्टिसिपेंट्स को, और इसमें मॉरल डिलेमा क्या था कि क्या उसे ये चोरी करनी चाहिए थी, क्या ये सही है या गलत है। अब इस तरह का क्वेश्चंस वो अपने पार्टिसिपेंट से पूछते थे, अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे छोटे बच्चों से भी पूछा कि क्या उसने ठीक किया, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था। अब आप कुछ सोचो, छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, जो 4th 5th 6th क्लास के आसपास के जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे वो, क्या हाइंस को चोरी करके तोड़ के लाना चाहिए था ड्रग क्योंकि उसकी वाइफ मर रही थी, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, अगर आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो तो। फिर यही चीज़ उन्होंने एडोलोसेंट से पूछी, एडोलोसेंट ने क्या जवाब दिया होगा, एडोलोसेंट ने क्या बोला होगा कि उसने ठीक किया है कि उसने गलत किया है। तो ऐसे करते उसने जो कोलबर्ग थे उन्होंने फिर एडल्ट से भी पूछा, और एडल्ट की, अब आप देखो एक छोटे बच्चे की, एडोलोसेंट की और एडल्ट की, तीनों की अपनी अपनी थिंकिंग अलग है, वो तीनों ही इसको अलग तरीके से बताएंगे। कोई बोलेगा उसने बिल्कुल ठीक किया, कोई बोलेगा उसने बिल्कुल गलत किया, उसको जेल जाना चाहिए, और कोई बोलेगा कि उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, लाइफ बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब किसने क्या बोला, उसके बेस पे कोलबर्ग ने अपनी कुछ थ्योरी बनाई जिसको हम बोलते हैं कोलबर्ग्स 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी। इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई और उसमें ये बताया कि जितने भी मैंने पार्टिसिपेंट्स लिए थे उनके 3 लेवल है मोरालिटी के। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो इस लेवल पे आते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं और एडोलोसेंट एज के आसपास हैं, मतलब आप मान लो सारे एडोलोसेंट्स हैं जो, वो इस लेवल पे आते हैं, कन्वेंशनल मोरालिटी पे। और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, उसमें से अबाउट 20% एडल्ट पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी पे आते हैं। थोड़े बहुत इसमें भी आते हैं एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो रखे हैं। तो ये छोटे बच्चे प्री कन्वेंशनल में आते हैं,
जो एडल्ट्स हैं और जो एडोलोसेंट्स हैं वो कन्वेंशनल में आते हैं, और बाकी बचे हुए जो एडल्ट्स हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं। अब इन्होंने कैसे बताया कि क्या है ये? इन्होंने बोला कि देखो, जब उन्होंने पूछा तीनों एज ग्रुप के लोगों से कि उसने ठीक किया कि गलत किया, तो क्या उसको सही किया, गलत किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मतलब ये जानने की कोशिश की कि क्या मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं पार्टिसिपेंट्स की। तो जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में होते हैं छोटे बच्चे, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि कॉन्सिक्वेंस डिटरमाइन मोरालिटी, बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज राइट एंड दैट इज पनिश्ड इज रॉन्ग। मतलब जिस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिले वही सही होता है, जिसमें रिवॉर्ड ना मिले वो ठीक नहीं होता। अब जैसे हाइंस ने चुरा लिया, अब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? वो जेल जाएगा, दैट मीन्स उसने गलत किया। तो इन लोगों के हिसाब से छोटे बच्चे होते हैं जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी वाले, इनके हिसाब से लास्ट का कॉन्सिक्वेंस मैटर करता है कि उस एक्शन के बाद आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि पनिशमेंट मिल रही है। कोई भी काम हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सही कर रहे हो और आपको पनिशमेंट मिल रही है तो वो गलत है। A child who steals a toy from another child and does not get caught does not see the action as wrong. एग्जाम्पल दिया, जैसे सपोज कोई बच्चा है वो चोरी करता है कोई टॉय किसी से और पकड़ा नहीं जाता, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो उनको लगता है ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर वो पकड़ा गया, उन्हें पनिशमेंट मिल गई, तो फिर ये रॉन्ग है। तो एक्शन क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है कि उस एक्शन के बाद उसको रिवॉर्ड मिला कि पनिशमेंट मिली। फिर जब उन्होंने एडोलेसेंट से पूछा और थोड़े से एडल्ट्स भी थे इसमें, तो उन्होंने देखा कि इनकी थिंकिंग थोड़ी कन्वेंशनल मोरालिटी में आती है। कन्वेंशनल मतलब एक जनरल स्टैंडर्ड नहीं होते सोसाइटी के, जनरल सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं राइट और रॉन्ग के। तो जैसे कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज़ राइट, नॉन कन्फर्मिटी इज़ रॉन्ग, कि अगर आप लॉ एंड सोशल नॉर्म्स मानोगे तो आप ठीक हो, अगर आप सोशल नॉर्म्स नहीं मानोगे तो आप गलत हो। ये कन्वेंशनल तरीका हो गया, मतलब एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीका हो गया। तो चाइल्ड क्रिटिसाइजेज हिज और हर पेरेंट फॉर स्पीडिंग बिकॉज स्पीडिंग इज अगेंस्ट द लॉ। तो कोई बच्चा अपने पेरेंट को डांट रहा है कि स्पीड से गाड़ी मत चलाओ क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। तो ये एडोलेसेंट जो है ना वो इस कैटेगरी में आते हैं, इनकी मोरालिटी कन्वेंशनल है, लॉ के अगेंस्ट है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे खराब होते हैं, चाहे उन्होंने वो क्राइम किसी भी रीज़न से किया हो, मजबूरी से किया हो या कोई भी हो, लेकिन वो क्राइम है तो वो क्राइम है। तो ये होती है आइडियलिस्टिक थिंकिंग जो एडोलेसेंट्स की होती है, और कुछ एडल्ट्स की भी यही होती है। फिर आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या था? मॉरल प्रिंसिपल्स डिटरमिन्ड बाय द पर्सन आर यूज्ड टू डिटरमिन राइट एंड रॉन्ग में डिसएग्री विद सोसाइटल नॉर्म्स। इसमें वो कहते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल जो है वो पर्सन डिसाइड करेगा क्या ठीक है क्या गलत है, और हो सकता है सोसाइटी के नॉर्म्स गलत हों। मतलब हाइंस को अगर चाहिए था कि उसके लिए लाइफ उसकी वाइफ की ज़्यादा ज़रूरी है तो वो सही है, किसी की लाइफ बचाना अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ठीक है हाइंस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने चोरी करी या कैसे लिया। तो इस पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉरल्स बनाते हैं कि जो सिचुएशन उस टाइम डिमांड कर रही है उस हिसाब से मॉरल होने चाहिए। जैसे रिपोर्टर्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं, इवन अगर उनको जेल भी भेज दिया जाए तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। किसी क्राइम के बारे में किसी को एक्सपोज करने के लिए वो अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं, चाहे उनको जेल हो जाए उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, जो मोरालिटी उस टाइम पे वो जो ठीक है, वो उनको लग रहा है जो ठीक है वही ठीक है, चाहे वो अपने लॉ के अगेंस्ट हो चाहे नहीं हो। तो इस स्टेज पे काफ़ी कम लोग जा पाते हैं जो अपने खुद के मॉरल्स बनाते हैं, सोसाइटी के मॉरल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से कोलबर्ग ने 3 लेवल ऑफ मोरालिटी बताए थे, और कोलबर्ग को इस थ्योरी के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये मेल ओरिएंटेड थे, वो स्पेशली मेल्स को ही यूज़ करते थे अपनी स्टडी में, तो इसलिए इनकी थ्योरी क्रिटिसाइज हुई है। और ये भी बोला गया है कि आपने तो लोगों से पूछा था, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग जो बोलें वो रियल लाइफ में भी वैसे ही करेंगे जब एक्चुअली में उन्हें वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो उनके कहने के बेस पे हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो कौन सी मोरालिटी में आते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि गलत किया, लेकिन जब अपनी सिचुएशन में आएगी हो सकता है वो भी ऐसा ही करे।
तो ये 2 पॉइंट्स की वजह से थ्योरी कोलबर्ग की क्रिटिसाइज हुई है कि मेल के ऊपर फोकस्ड है और जो बोला है वो हो सकता है रियल लाइफ में ना करे। लेकिन फिर भी मोरालिटी की थ्योरी कोलबर्ग की इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आती है, इसके ये स्टेजेस पूछे जाते हैं। प्लस एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि इस बुक में जो स्टेजेस दिए हैं 3, इसके अंदर भी थोड़े सब स्टेजेस आते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। जो हमने वो 3 स्टेजेस पढ़े हैं उसके अंदर कुछ सब स्टेजेस भी आते हैं जो हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो। जैसे कोलबर्ग की जो स्टेजेस हमने पढ़ी, पहले थी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, तो उसके अंदर 2 स्टेजेस आती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मीन्स वही जो मैंने आपको बताया है कि बच्चों को लगता है कि उनको हर बात माननी चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए और पनिशमेंट से बचना चाहिए। दूसरी स्टेज इसमें ये भी आती है कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, कि बच्चों को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि खाली हमारा ही व्यू पॉइंट जो है वो सही नहीं है, और भी दूसरे लोग भी हैं, उनके भी अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये 2 सब स्टेजेस आती है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। लेवल 2 हमने पढ़ा कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर 2 सब स्टेजेस क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी गुड बॉय गुड गर्ल, कि दूसरों के सामने हमें एक गुड बॉय और गुड गर्ल बन के दिखाना है। जैसे कि एडोलोसेंट्स का होता है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने एक अच्छा बच्चा, अपने टीचर्स के सामने अच्छा स्टूडेंट और अपने पीयर्स के सामने एक अच्छा दोस्त बन के दिखाना चाहते हैं हमेशा। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कन्वेंशनल मोरालिटी में उनकी आती है। फिर जो एक और स्टेज इसमें आती है वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, कि जो हमने पहले बात की कि उनको ये लगता है कि जो सोसाइटी के और लॉ के ऑर्डर है उन्हें हमें मानना चाहिए, वही ठीक होता है। जो सोसाइटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता है, लॉ के अगेंस्ट जाता है, वो गलत होता है। फिर लास्ट जो स्टेज हमने देखी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके अंदर जो 2 सब स्टेजेस हैं, एक तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें लोगों को ये लगता है कि सबके अपने इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो लॉ के हिसाब से ही चलनी चाहिए। कुछ अपने खुद के भी ऐसे राइट्स या अपने लॉज होते हैं जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लॉ हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट समटाइम्स दे विल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कभी कभी वो लॉ इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या था, हाइंस के डिलेमा में लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था ना कि लॉ को। तो उस केस में जो उसका मॉरल था वो उसकी लाइफ को, वाइफ की लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था ना कि लॉ को मेंटेन करना। और इसी के अंदर जो एक स्टेज और आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो लोग हैं, सब लोग हैं, उनके अपने अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल गाइडलाइंस हैं, जो हो सकता है लॉ में फिट ना आए, और वो प्रिंसिपल सबके लिए हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स, हमारे अपने ह्यूमन राइट्स हैं। जस्टिस किसे बोलते हो आप, जस्टिस किस चीज़ को मानते हो? जैसे हम कई बार देखते हैं कि किसी क्राइम के लिए किसी को हैंग कर देना चाहिए था, हमें लगता है कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, पर उसको फांसी ना दे के 10 साल की या लाइफ टाइम की वो मिल जाती है इम्प्रिजनमेंट, तो हमें लगता है कि ये जस्टिस नहीं हुआ। तो आपकी जस्टिस को लेके क्या आपकी सोच है, इक्वालिटी को लेके क्या सोच है? तो इसमें क्या है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, और जो यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, सबके लिए सेम भी हो सकते हैं। तो ये स्टेजेस जो हैं, ये उनकी जो कोलबर्ग की 3 स्टेजेस हैं, उनके अंदर ये सब स्टेजेस भी हैं जो कई बार आती है एग्जाम में, डायरेक्ट सब स्टेज भी आ जाती है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट जो है उसमें क्या था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये लेवल 1 के अंदर हमने पढ़ी थी, और ये 2 स्टेजेस हैं जो लेवल 2 में है, और ये 2 स्टेजेस फाइनली जो लेवल 3 में है। तो इस तरीके से हमने एडोलेसेंट की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, प्लस साथ में ये भी देखा कि कैसे कैसे हमारी मोरालिटी बचपन से लेके एडल्ट तक चेंज हो सकती है, और हमारी कन्वेंशनल से प्री पोस्ट कन्वेंशनल दोनों में, एडल्ट्स की दोनों में आ सकती है, चाहे तो कन्वेंशनल चाहे पोस्ट कन्वेंशनल, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन एडोलेसेंट ज़्यादातर कन्वेंशनल में ही आते हैं और छोटे बच्चे प्री कन्वेंशनल में आते हैं। तो अब साइको सोशल डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।